दोस्तों नमस्कार। मैं आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले 2 हफ्ते मैंने गुजरात का भ्रमण किया और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र सब जगह मतदाताओं से बातचीत की, प्रत्याशियों के प्रोफाइल भी देखे। अब मैं आपसे प्रथम चरण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज प्रथम चरण का प्रचार 5 बजे बंद हो गया। 1 दिसंबर को मतदान होगा। इस चरण में 89 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और 2,39,76,670 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मित्रों, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर है। इसमें एक चीज़ अगर कॉमन है वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। नरेंद्र मोदी जी इन 27 वर्षों से गुजरात में भाजपा की सरकार है। इसमें 5 वर्ष छोड़ दें तो 22 वर्ष लगातार जो है मोदी जी के चेहरे पर ही सरकार चुनी जाती थी। 13 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के रूप में 2002, 7, 12 चुनाव जीते। 17 प्रधानमंत्री के रूप में वो उन्हीं के चेहरे पर 17 का चुनाव जीता गया और 22 का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 वर्ष एक दल लगातार सत्ता में रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी तक चुनाव में गुजरात में केवल 2 पार्टियों का बीच में होता था, कांग्रेस और बीजेपी। लगातार बीजेपी कभी 100 से 127, 120 और लास्ट में सबसे कम पिछले बार पाटीदार आंदोलन और तमाम कारणों से बीजेपी को 99 सीटें और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी 77 सीटों में 45 सीटें सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और बड़ौदा की शामिल हैं। 2022 में जो नया समीकरण बना, एक नई पार्टी का उदय हुआ। आपने गुजरात में पहले म्यूनिसिपैलिटी में अपना पांव जमाया और एक सकारात्मक रिजल्ट 17-18 पार्षदों की जीत के साथ उसका उत्साह बढ़ा। दूसरी बात है कि कांग्रेस में भी गुजरात को लेकर बहुत सक्रियता नहीं थी, उदासीनता रही थी, जो अभी तक भी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जरूर चल रही है, उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एग्रेसिवनेस जो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा था, उसका जवाब केवल आपने मिलकर दिया। इसमें 2 बातें कॉमन थी। प्रचार प्रसार में आप भी वही तरीका अपना रही है जो गुजरात मॉडल को लेकर मोदी जी ने 2014 में अपनाया था। 2014 की तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में लोकसभा चुनाव में उतरी थी, उसी तरह पैटर्न पर दिल्ली मॉडल को लेकर के केजरीवाल और उनकी टीम गुजरात में उतरी। दिल्ली मॉडल में इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, 300 यूनिट फ्री बिजली, रोजगार आदि तमाम चीज़ें गिनाई जा रही हैं। तो 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को तीसरी पार्टी आपने एक चुनाव में प्रचार को लेकर और मॉडल के रूप में गुजरात की तरह दिल्ली मॉडल को लेकर एक कड़ी चुनौती दे रही है। जहाँ तक संगठन की बात है, चूँकि अभी नई पार्टी है तो आपका संगठन नहीं है, लेकिन प्रचार माध्यम से इन्होंने अपने दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अपनी स्थिति बना ली है। अब शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि आप जा रही है गुजरात में तो वो कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, जहाँ 55 सीटें हैं, 55 में 45 सीटें थी, 99 में 45 सीटें इन 4 राज्यों में थी। सूरत में 16 में 15 सीटें, अहमदाबाद में 21 में 16 सीटें, राजकोट में 8 में 6 सीटें और बड़ौदा में 10 में से 8 सीटें शामिल हैं। अब
प्रचार का माध्यम, चूँकि शहर ज़्यादा नज़दीक था, शहरों में ज़्यादा लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रचार करते हैं, तो दिल्ली मॉडल इन शहरों में ज़्यादा चल चल गया। दूसरा यह है कि सूरत से लेकर अहमदाबाद और राजकोट ये सब औद्योगिक नगरी हैं। यहाँ पर उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश से, बिहार के, मध्य प्रदेश से और तमाम प्रवासी दूसरे राज्यों से जो अपने रोजी रोजगार के लिए अच्छी खासी है, तो उनके बीच जो सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, उसमें उनको इस चीज़ का दिखाई दिया कि आप जो वादा कर रही है कि उसे 300 यूनिट बिजली देंगे, बच्चों की पढ़ाई और दवाई फ्री होगी, तो उनके दिलो दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे बैठनी शुरू हो गई। तो शुरुआती दौर में तो ये लग रहा था कि आप जो कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है, लेकिन इन शहरी क्षेत्रों में आपके बढ़ते प्रभाव, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके कार्यकर्ताओं ने, इनके वर्करों ने मीडिया के माध्यम से अपने दिल्ली मॉडल को प्रचार बनाने का, फैलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपेक्षाकृत शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उतना भी नहीं फैल पाया, क्योंकि यहाँ पर 27 सीटें एसटी और 13 सीटें एससी की, 40 सीटें सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं। इन क्षेत्रों में अभी तक उतना प्रभाव बीजेपी का भी 27 सालों में भी नहीं हो पाया, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश अभी भी कांग्रेस का स्थिति मजबूत रही है। 2017 में तमाम विरोधों के बावजूद भी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन 22 में अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि 27 साल किसी भी सरकार के लिए उपलब्धि बताने का बहुत होता है। उनमें केंद्र और प्रदेश दोनों शामिल हैं। 8 साल केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं और 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहे, तो 22 साल तो इन्हीं का हो गया। अब जनता को ये लग रहा है कि इन 22 वर्षों में अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं बीजेपी के सरकार, केंद्र और प्रदेश। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और हर तरीके से जो उनको रोजगार की बात हो रही थी वो भी नहीं मिल पाया। जीएसटी से दिक्कतें पैदा हुई, तो और कई तरह की समस्याएं। जरूर है कि इस 8 साल में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में डेवलपमेंट में सड़कें, उद्योग बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो का भी विकास तेज़ी से दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे त्वरित लाभ किसी भी मतदाता को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा उसके लिए उनको रोज़गार चाहिए, उनको महंगाई से बचने के लिए, खर्चों में कटौती के लिए महंगाई कम होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जब फिर सर्वे शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे आया जैसा बताया जाता है, तो उसमें लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी सोच के चली थी कि आप के गुजरात में पहुंचने से कांग्रेस का वोट कटेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आपने ऐसा माहौल बनाया, दिल्ली मॉडल लेके पहुंचा कि आप बीजेपी का भी वोट काट रही है और कांग्रेस का वोट भी काट रही है। अब किसका कितना वोट काटेगी, यह बहुत कुछ निर्धारण करेगा कि चुनाव परिणाम क्या होगा, क्योंकि अभी भी कांग्रेस, कल परसों मतदान है, 1 तारीख को मतदान है, आज प्रचार का आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने केवल प्रथम चरण में 2 रैलियां की हैं, 2 मीटिंगें की, सूरत में और जो है राजकोट में। प्रधानमंत्री 50 रैली कर रहे हैं, और पूरी सरकार, अमित शाह जी जो चाणक्य माने जाते हैं, मैनेजमेंट के वो रोदा माने जाते हैं, गुजरात से वो भी आते हैं, पूरी टीम लगी हुई, उत्तर प्रदेश की टीम लगी। योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद एक चीज़ जरूर देखा गया कि मोदी के बाद अगर किसी का सबसे अधिक डिमांड है तो वो है योगी आदित्यनाथ की रैलियों में काफ़ी भीड़ होती है, और उत्तर भारतीय संख्या काफ़ी होने के कारण, यूपी की संख्या काफ़ी होने के कारण गुजरात में योगी की डिमांड भी ज़्यादा है। हर प्रत्याशी चाहता है कि योगी की मीटिंग उनके क्षेत्र में हो, इसीलिए कई मीटिंगें लगातार योगी आदित्यनाथ की गुजरात में हो रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि 27 वर्षों बाद आखिर गुजरात किसका होगा। परसों प्रथम चरण का मतदान है,
तीन दिन बाद 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, 8 को मतगणना होगी। इस बीच कांग्रेस का जो रुख है वो बड़ा स्लो चली है और कांग्रेस में जो कद्दावर नेता माने जाते थे अहमद पटेल पहली बार 27 वर्षों में इस चुनाव में नहीं है। अभी तक गुजरात का बहुत कुछ निर्णय अहमद पटेल के चश्मे से होता था, इस बार अहमद पटेल नहीं है। कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो गुजरात को सीधे देख रहा हो। अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट की एक अलग विवाद चल रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रभावी ढंग से सक्रियता के साथ अशोक गहलोत को गुजरात का लगना चाहिए, संसाधन देना चाहिए, उसमें शायद कुछ अपेक्षाकृत कमी दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की स्थिति एक अपनी बनी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो एसटी और एससी क्षेत्र हैं वहाँ पर कांग्रेस का अभी भी प्रभाव है। इसके पीछे माना जाता है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने जब जमीन उन्मूलन किया था ज़मीनों का, उसमें काफ़ी संख्या में यहाँ के एससी महिलाओं को, एसटी महिलाओं को ज़मीनें मिली थी। तो वो आज भी तारीख में कांग्रेस को महत्वपूर्ण मानते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें ज़मीनें दी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बाद अब जो 4 शहर महत्वपूर्ण हैं, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ौदा, इन 45 सीटों को बीजेपी कैसे रिटेन करती है और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस बढ़ी हुई थी उन क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट बैंक आपके पास न जाएं, उसे बीजेपी अपने पास कैसे जोड़ती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब पूरे चुनाव में ये देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसपास चुनाव हो रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 सालों में उपलब्धियां गिनाने का इनके पास बहुत कुछ नहीं है कि ऐसी उपलब्धि दिखाई दे जिस पे पूरी जनता इन भाजपा से प्रभावित होकर इनके पक्ष में मतदान करे। इसीलिए पिछले चुनाव की तरह भावनात्मक चुनाव और मोदी के चेहरे को लेकर के ही पूरा ताना बाना बुना गया है। ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार मोदी जी को गुजरात के गौरव को आगे बढ़ाना है तो 2022 का विधानसभा चुनाव तमाम कमियों, खामियों और गलतियों को देखते हुए भी गुजरात के सम्मान के लिए बीजेपी को जिताना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपलब्धियों से ज़्यादा अपने ऊपर अत्याचार को लेकर, गाली गलौज को लेकर, उनको हो रहे अपमान की बातें ज़्यादा करते हैं। अभी खड़गे साहब जो नए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने रावण की बात की, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और बीजेपी के काफ़ी हमलावर हैं कि इसके पहले सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। पिछले चुनाव में जो है इनको कांग्रेस के बड़े नेता ने नीच कहा था और इस बार जो रावण के करें, तो ये सब चीज़ें भावनात्मक जुड़ाव के लिए बीजेपी मोदी को आगे करके मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। और उसका एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग पॉइंट है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 24 में फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और अगर 24 में गुजरात के सम्मान, गुजरात के गौरव को बचाना है तो 22 में तमाम कमियों के बावजूद भी मोदी के नाम पर एक बार फिर उनको जिताना जरूरी है। तो एक ऐसा भावनात्मक प्रभाव जो गुजरात में दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि संसाधनों के मामले में और संगठन के मामले में बीजेपी काफ़ी मजबूत है। आप तो नई पार्टी है, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा 27 वर्षों में सत्ता में न रहने के कारण काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कल परसों मतदान में प्रथम चरण में दिखाई देगी, 5 तारीख को दूसरे चरण में और 8 को मतगणना में सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव 2022 का इसलिए है कि अब तक के चुनाव से अलग है और पूरी तरह से उपलब्धियों के बजाय
सिंपैथी पर चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी 17 में भी केंद्र बिंदु में थे, लेकिन 22 में उससे ज़्यादा केंद्र बिंदु में है, और 22 के सहारे 24 को जीतने का लक्ष्य बनाया गया है। पूरा संगठन लगे हुए हैं और मीटिंगों में, प्रचार में, संसाधनों में बीजेपी की तुलना में आप और कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। तो अब परसों मतदान के दिन पता चलेगा कि मतदान का प्रतिशत क्या रहा और किन 3 दिनों के अंदर और किन किन भाषाओं का उपयोग, क्या बातें हों। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि 22 के सहारे, 24 के सहारे 22 को जीतने की पूरी रणनीति है। मोदी का चेहरा फोकस में है। उपलब्धियों से ज़्यादा सिंपैथी लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए उपलब्धियां गिनाते गिनाते अंत में हर मीटिंगों में मोदी को ही केंद्र बिंदु और किरदार के रूप में आगे लाया जाता है। और यही कहा जाता है कि अगर मोदी जी, जिन्होंने गुजरात का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, 24 में तीसरी बार फिर उन्हें देश की कमान सौंपनी है, तो 22 जिताना बहुत ज़रूरी है। अब जनता तय करेगी कि उपलब्धियों पर जाती है, दिल्ली मॉडल पर जाती है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तरफ मुखाब करती है, या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 जिताने के लिए 22 में अप्रत्याशित बहुमत देकर उनके कद और पद और उनसे अपना लगाव दिखाती है। धन्यवाद।